विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, वैज्ञानिक चेतना से लैस अनुसंधानिका में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मानवर्धन कंठ और अनुसंधानिका के आज के अंक में देखिए, एसएन बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज कोलकाता के वैज्ञानिकों ने खोजी ब्रेथ प्रिंट तकनीक, जिसके जरिए होगी पेप्टिक कैंसर की जांच। संयुक्त राष्ट्र की एक ताजा शोध रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में तेजी से बढ़ रही है जलवायु आपदाएं और CSIR के वैज्ञानिकों की अनूठी पहल, पानी से फ्लोराइड और आयरन हटाने का किफायती संयंत्र विकसित। पेप्टिक कैंसर जैसी बीमारी के मामलों में कई बार किसी प्रकार के लक्षण प्रकट नहीं होते, तो कभी महंगी जांच तकनीकों की सुलभता नहीं होने के कारण बीमारियों का समय पर पता नहीं चल पाता है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे पेप्टिक कैंसर की आसानी से जांच हो सकेगी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कोलकाता स्थित एसएन बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज ने ब्रेथ प्रिंट तकनीक के जरिए पेप्टिक कैंसर का पता लगाने की तकनीक खोजी है। ब्रीथ प्रिंट का मतलब है सांसों की छाप। इसे अगर आप इस तरह से समझ सकते हैं जैसे फिंगरप्रिंट से किसी व्यक्ति की पहचान की जा सकती है, उसी प्रकार ब्रीथ प्रिंट से भी ये पता लगाया जा सकता है कि किसी व्यक्ति के पेट में कौन से जीवाणु का संक्रमण है। ये शोध वरिष्ठ वैज्ञानिक माणिक प्रधान ने किया है। उन्होंने बताया कि एक जीवाणु हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के संक्रमण की वजह से पेट में अल्सर होता है, जो बाद में कैंसर का रूप धारण कर लेता है। मौजूदा समय में एंडोस्कोपी एवं बायोप्सी तकनीकों के जरिए इसकी पहचान की जा सकती है। ये दोनों तकनीकें सिर्फ बड़े अस्पतालों में ही उपलब्ध हैं। जांच प्रक्रिया पीड़ादायक है और महंगी भी। वरिष्ठ वैज्ञानिक माणिक प्रधान ने इसकी जांच के लिए एक उपकरण पायरोब्रेथ तैयार किया है। इस उपकरण में फूंक मारने से पता चल जाता है कि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वायरस का संक्रमण है या नहीं। उन्होंने कहा कि यदि पेट में वायरस का संक्रमण है तो उसकी छाप सांसों में आ जाती है, जिसका ये उपकरण विश्लेषण करता है और नतीजे निकालता है। खास बात यह है कि ये टेस्ट आसान, जल्दी नतीजे बताने वाला और बेहद किफायती है। इस तकनीक का उपयोग बार बार किया जा सकता है, जबकि बायोप्सी और एंडोस्कोपी बार बार करना संभव नहीं है। इस शोध को कुछ समय पूर्व एनालिटिकल केमिस्ट्री जर्नल में भी प्रकाशित किया गया है। इस तकनीक का अभी कोलकाता के एक अस्पताल में परीक्षण चल रहा है और उम्मीद है कि अगले साल के शुरुआत में ये पूरा हो जाएगा। 3 कंपनियों ने इस तकनीक को बाजार में उतारने में दिलचस्पी दिखाई है। परीक्षण पूरे होते ही तकनीक हस्तांतरित कर दी जाएगी, जिससे ये उपकरण जल्दी बनकर बाजार में आ सके। जलवायु परिवर्तन के खतरों से हम सभी वाकिफ हैं। इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र की एक ताजा शोध रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया में जलवायु आपदाएं तेजी से बढ़ रही हैं तथा कुछ आपदाओं में पिछले 2 दशकों में 2 गुने से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र ने विगत 13 अक्टूबर को इंटरनेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन डे के मौके पर द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ डिजास्टर 2019 रिपोर्ट जारी की है। इसमें प्राकृतिक आपदाओं, जिनमें ज्यादातर जलवायु से जुड़ी है, का लेखा जोखा पेश किया गया। पिछले 20 सालों की घटनाओं की तुलना उससे पहले की अवधि से की गई है। रिपोर्ट के अनुसार 2000-2019 के बीच दुनिया में कुल 7,348 आपदाएं दर्ज की गई हैं, जिनमें 12.30 लाख लोगों की जाने गई और 4.2 अरब लोग प्रभावित हुए। इनमें 2.97 खरब अमेरिकी डॉलर की क्षति हुई, जबकि 1980-1999 के दौरान कुल 4,212 आपदाएं रिकॉर्ड की गई थी, जिनमें 11.90 लाख मौतें हुई थी और 3.25 अरब लोग प्रभावित हुए, जबकि 1.63 खरब अमेरिकी डॉलर की क्षति हुई। कुल आपदाओं में 75% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है।
रिपोर्ट के अनुसार उपरोक्त अवधि के दौरान जलवायु परिवर्तन से जुड़ी आपदाएं 3,656 से बढ़कर 6,681 हो गई, जबकि बाढ़ की घटनाएं दोगुनी से भी ज्यादा बढ़ी हैं, जो 1,389 से बढ़कर 3,256 हो गई। इसी प्रकार आंधी तूफान की घटनाएं 1,457 से बढ़कर 2,034 हो गई। रिपोर्ट के अनुसार चीन अमेरिका के बाद भारत आपदाओं के मामले में तीसरे नंबर पर है। चीन में करीब 600, अमेरिका में 467 तथा भारत में 300 से ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं दर्ज की गई हैं। अन्य देशों में फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान, वियतनाम, मैक्सिको, बांग्लादेश और अफगानिस्तान शामिल हैं। इस शोध के अनुसार सर्वाधिक आपदाएं मौसम से संबंधित हैं। सबसे ज्यादा 44% मामले बाढ़ के हैं, जो सीधे जलवायु परिवर्तन से जुड़े हैं। ज्यादा बारिश होने की वजह से बाढ़ की घटनाएं बढ़ रही हैं। दूसरे नंबर पर आंधी तूफान के मामले 22% दर्ज किए गए हैं। अत्यधिक गर्मी से जुड़ी आपदाएं 6%, भूस्खलन तथा सूखा 5% तथा जंगलों की आग के मामले 3% हैं। आपदा के 9 कारणों में सिर्फ 3 कारण भूकंप, ज्वालामुखी और जन आंदोलन ही 3 ऐसी वजह हैं जो मौसम से नहीं जुड़ी हैं, लेकिन इनकी हिस्सेदारी कुल आपदाओं में 10% से भी कम है। 90% मामले किसी न किसी रूप में जलवायु परिवर्तन से जुड़े हैं। पीने के पानी में यदि फ्लोराइड और लौह तत्व की मात्रा अधिक हो तो इससे कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। फ्लोराइड की अधिकता से लोगों में दांतों एवं हड्डियों के कमजोर होने की बीमारियां हो रही हैं। दूसरी तरफ लौह तत्व की अधिकता से लिवर के रोग, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, दिल तथा मस्तिष्क से जुड़ी बीमारियां हो रही हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए वैज्ञानिकों ने एक ऐसी किफायती तकनीक विकसित की है जिससे पानी में फ्लोराइड और लौह तत्व की मात्रा को कम किया जा सकता है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की दुर्गापुर स्थित प्रयोगशाला सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CMERI के वैज्ञानिकों ने पानी से फ्लोराइड और लौह तत्वों की मात्रा को कम करने के लिए एक उच्च प्रवाह का जल शोधन संयंत्र बनाया है। इसमें कच्चे माल के रूप में रेत, बजरी, लकड़ी का कोयला और अन्य सोखने वाली सामग्रियों का इस्तेमाल होता है। ये उपकरण 3 चरणों में पानी को स्वच्छ करता है, जिसके लिए इसमें 3 अलग अलग चैम्बर बनाए गए हैं। पहले चरण में ऑक्सीकरण होता है, जिसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड और अन्य प्रदूषक तत्वों को हटाया जाता है। दूसरे चैम्बर में लौह तत्व तथा तीसरे चैम्बर में फ्लोराइड को फिल्टर किया जाता है। लौह तत्व हटाने में बजरी एवं उपचारित रेत इस्तेमाल की जाती है, जबकि फ्लोराइड हटाने के लिए एल्यूमिना तथा लकड़ी के कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि 1970 में हमने हैंड पंप बनाया था मार्क 2 के नाम से। और जब हम 3-4 साल पहले जब ज्वाइन किए यहाँ पे, तो काफ़ी जगह हम गांव में गए तो बताया कि सर ये हैंड पंप काम नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा या लौह तत्व की मात्रा ज़्यादा है। और कुछ जगह तो उन्होंने रेड कलर का सिंबल भी लगा रखा था कि इसमें कोई भी पानी नहीं पिएगा, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट की बीमारियां होती हैं। तो हमें लगा कि क्यों नहीं हम बहुत ही सस्ता वाला और जो लोकल अवेलेबल रिसोर्सेस होते हैं उनसे ये आयरन रिमूवल प्लांट बनाएं। और हम लोगों ने बनाया। इसमें कच्चा माल कुछ और नहीं चाहिए, बेसिकली काइंड ऑफ द पेबल्स चाहिए होते हैं, सैंड चाहिए होता है, और अगर आपको और अच्छा टेस्ट करना है तो एक्टिवेटेड कार्बन चाहिए होता है। अगर हम बताएं कि सैंड और स्टोन्स आपको पता ही है, और जो एक्टिवेटेड कार्बन होता है, इवन आप जो पत्तों को बिना ऑक्सीजन के जलाएंगे तो वर्ड अच्छा सही नहीं है, बट प्रोसेस करेंगे तो उससे भी कार्बन बनता है, और उसको थोड़ा और रिफाइन करते हैं तो एक्टिवेटेड कार्बन बनता है। उससे वो उसको क्या करता है, जो भी बदबू है, फॉइल स्मेल है, वो सब एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इन चीज़ों की ही ज़रूरत होती है जब आयरन को रिमूव करें। और दूसरा होता है, जब पानी में आयरन की मात्रा मिक्स्ड है तो अगर उसको ऑक्सीडेशन करते हैं, अवसर देते हैं कि उसको ऑक्सीजन उसके साथ इंटरेक्ट करे, तो वो क्या करता है, प्रेसिपिटेट कर देता है, और उसको फिल्टर कर सकते हैं हम। तो आयरन को रिमूव करना बहुत बड़े वो तरीका नहीं है, ओनली एक मैकेनिज्म बनाना होता है कि भाई ये कंटिन्यूस फ्लो आए।
तो इसलिए हम लोगों ने बड़ा सा टैंक बनाया था तब, फिर उसमें 800 लीटर पर घंटे के हिसाब से हम सप्लाई कर सकें। तो उसमें हम आयरन को यूज करके उसका ही फिल्टर बना रहे हैं। तो ये एक इनोवेशन हो जाता है कि अगर आपके पास कुछ चीज है और उसी से ही फिल्टर बना रहे हो, हमने आयरन का एक प्रेसिपिट करके उसी को फिल्टर बनाते हैं ताकि फ्लोराइड में भी यूज हो पाए। और जो लोहा वाला है वो लोह मात्रा ज्यादा है, वो उसका अलग से है। और जो 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 ये फ्लोराइड वाला है वो जल्दी पॉसिबिलिटी होती है लीच आउट होना, तो हम उसका ब्रिक्स बनाते हैं ताकि वो कभी लीच आउट वापस नहीं हो, तो सस्टेनेबल सॉल्यूशन रहे। ये संयंत्र प्रति घंटा 10,000 लीटर पानी साफ करता है, इसलिए इसे शहरों एवं गांवों में कहीं भी पेयजल लाइनों, टैंकों आदि में लगाया जा सकता है। जांच में पाया गया है कि स्वच्छ किए गए पानी में फ्लोराइड और लौह तत्व WHO के मानकों के अनुरूप थे। बता दें कि WHO के मानकों के अनुसार पेयजल में लौह तत्व की मौजूदगी 0.3 पार्ट प्रति मिलियन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जबकि फ्लोराइड की मात्रा 1.5 पार्ट प्रति मिलियन से कम होनी चाहिए। एक अध्ययन के अनुसार देश में 6 से 7 करोड़ लोग पेयजल में फ्लोराइड का सामना कर रहे हैं। इस तरह की तकनीक बनाकर बाजार में उतारना भी एक चुनौती है, मगर अच्छी बात यह है कि CMERI ने विगत 8 अक्टूबर को इस संयंत्र की तकनीक को हस्तांतरित करने के लिए हावड़ा की कंपनी मैसर्स कैप्रिकेंस एक्वा प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया है। कंपनी अब इन संयंत्रों का निर्माण कर उत्तर प्रदेश, झारखंड और असम आदि राज्यों में जहां जहां भी फ्लोराइड एवं लौह तत्व की अधिकता है, वहां इसकी आपूर्ति करेगी। अनुसंधानिका के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सबसे अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप अवश्य डाउनलोड करें। एक और बात, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है feedback@indiascience.in। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे अनुसंधानिका के रोचक अंक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।